जय हिंद प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी की पुस्तक जिसके टॉप 25 एमसीक्यूज़ होंगे और इसकी एक और स्लाइड आएगी जिसमें टॉप 25 एमसीक्यूज़ मिलेंगे और उसी स्लाइड के साथ या उसी वीडियो के साथ ही हम क्लास 6 की एनसीईआरटी पुस्तक हिस्ट्री से जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे उन सभी का अध्ययन कर चुके होंगे। और चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। आर्यों ने सूक्तों की रचना की थी देवताओं की स्तुति में, पुरोहितों की स्तुति में, राजा की स्तुति में या समिति या सभा की स्तुति में। तो जो ऋग्वेद में या जितने भी चारों वेद हैं उसमें जो सूक्त लिखे हुए हैं वो देवताओं की स्तुति के लिए हैं, इसलिए पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, देवताओं की स्तुति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। प्रारंभिक वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? खेती करना, शिकार करना, पशुपालन करना, मछली पकड़ना। तो देखिए, प्रारंभिक जो वैदिक कालीन सभ्यता थी उसका तो मुख्य व्यवसाय था पशुपालन करना, लेकिन जब उत्तर वैदिक कालीन अवस्था आती है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक, तो उसमें वो फिर कृषि की ओर मुख कर जाते हैं, यानी कि कृषि की खेती करने लगते हैं, खेती किसानी से अपनी फसल उत्पादन के साथ साथ उत्पादन अधिशेष को भी प्राप्त करते हैं। तो अभी तो प्रारंभिक की बात पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आर्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार व्यक्त कीजिए। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे, धीरे धीरे दक्षिण पूर्व की ओर आगे बढ़े और दिल्ली के उत्तरी प्रदेश में आबाद हुए। आरंभ में आर्य पशुचारी खानाबदोश लोग थे, वे पशुओं के बड़े बड़े झुंड पालते थे। अभी मैंने बताया प्रारंभिक जो आर्य थे या प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता के लोग थे वो पशुपालन करते थे। आर्यों के बारे में हमें जानकारी उन सूक्तों से मिलती है जिनकी उन्होंने रचना की थी। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सभा और समिति के संदर्भ में सही कथनों की पहचान कीजिए। समिति में कोई भी व्यक्ति अपनी स्पष्ट राय नहीं दे सकता था। सभा चुने हुए लोगों की एक छोटी संस्था होती थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा बी वाला, जबकि पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। इसमें देवताओं के नाम दिए हुए हैं और उनसे संबंधित लोगों को। तो देखिए, देव की अगर हम बात करेंगे तो ये जो हो जाएगा आकाश का देवता होता था। और अगर हम सवित की बात करेंगे यानी सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता, जिसको गायत्री मंत्र का जो है कि दिया गया है इसके लिए। और अगर हम बात करेंगे अग्नि की तो अग्नि हो जाएंगे आग के देवता और उषा जो प्रातः काल के देवी हो जाएंगी। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा 1 4 2 3। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। वैदिक काल में लोहे के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन की पहचान कीजिए। भारत में लोहे का उपयोग 1000 ईसा पूर्व से कुछ वर्ष पहले शुरू हुआ था। इससे बने औजारों से गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ किया गया था। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गणराज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। गणराज्य ऐसा शासन था जिसमें शक्ति परिवारों और कुलों के प्रमुखों के हाथ में रहती थी। गणराज्य में कोई वंशानुगत राजा नहीं होता था। शाक्य और लिच्छवी वंशों के अपने प्रसिद्ध गणराज्य थे। तो तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। मगध के राजा बिंबिसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन की पहचान कीजिए। लगभग 542 ईसा पूर्व में बिंबिसार मगध का राजा बना और उसने पड़ोसी राजकुमारियों से विवाह संबंध स्थापित किया। मगध राज्य में बहुत अधिक कच्चा लोहा मिलता था। हथियारों और औजारों के लिए उस समय इस धातु का बड़ा महत्व था। मगध के दक्षिण पूर्व में अंग राज्य था। बिंबिसार ने अंग राज्य को जीत लिया था। यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा मारा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन अजातशत्रु। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता को प्राप्त किया था और अजातशत्रु की हत्या करके उदयन जो कि उसका बेटा था उदयन, उसने भी सत्ता प्राप्त की थी और उदयन के द्वारा ही पाटलिपुत्र की स्थापना की गई थी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में राजा की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन की पहचान कीजिए। राजा अब एक अति विशिष्ट व्यक्ति बन गया था। अब वह समाज और धर्म का रक्षक था।
राजा अब राज्य का प्रतीक बन गया था, अतः राजा की स्थिति शक्तिशाली हो गई थी। राजा शान शौकत से बड़े महल में रहता था और सेवकों तथा अधिकारियों से घिरा रहता था। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। महावीर स्वामी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है, असत्य है? इनका जन्म ईसा पूर्व 6ठी सदी में लुम्बिनी में हुआ था। इन्होंने घर छोड़ दिया था और कई वर्षों तक जीवन से संबंधित प्रश्नों के हल ढूंढते रहे। इन्होंने 23 तीर्थंकरों के उपदेशों का समर्थन किया, उनमें अपने विचार भी जोड़ दिए और इन्होंने अपने उपदेश आम जनता की बोली में दिए, संस्कृत में नहीं दिए, अर्थात प्राकृत भाषा में दिए थे जो आम जनता की बोली थी। तो यहाँ पे जो गलत स्टेटमेंट होगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि लुम्बिनी में इनका जन्म नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और महावीर स्वामी का जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य वंश की स्थापना के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? ईसा पूर्व 4ठी सदी में मगध पर नंद राजाओं का शासन था। मगध उत्तर भारत का शक्तिशाली राज्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का संगठन किया और नंद राजा घनानंद को पराजित किया। घनानंद एक लोकप्रिय राजा था। डी ऑप्शन जो है कि यहाँ पे गलत है, क्योंकि घनानंद एक लोकप्रिय राजा नहीं था। और सी ऑप्शन में जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी सेना का संगठन किया था और नंद राजा घनानंद को पराजित किया था, इसके साथ ही इन सेना को मतलब पराजित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो उनके प्रसिद्ध सलाहकार थे चाणक्य भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूनानी राजा सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में पंजाब पर हमला किया था। सिकंदर ने हखमनी सम्राट को हराकर उसके साम्राज्य को मिला लिया था और सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में हुई थी। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और उसकी जो मृत्यु हुई थी वो बेबीलोन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बेबीलोन में जो है कि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है उसकी पहचान कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में हराया था। चंद्रगुप्त का शासनकाल समाप्त होने तक समूचा उत्तर भारत मौर्यों के अधीन आ गया था। यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट ये सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलें। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार, अशोक, दशरथ, बृहद्रथ। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद उसका पुत्र अशोक हुआ और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त हुआ था, बृहद्रथ। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। बिंदुसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है उसकी पहचान कीजिए। बिंदुसार के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य दक्षिण में मैसूर तक फैल गया था। बिंदुसार की दक्षिण के राज्यों के साथ मैत्री थी। केवल कलिंग प्रदेश, ओडिशा और सुदूर दक्षिण के राज्य उसके साम्राज्य में नहीं थे। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट स्लाइड पर चलें। अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अशोक के अभिलेखों में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अशोक की राजाज्ञाओं को अभिलेखों में समझाया गया है। अधिकांश राजाज्ञाएं खरोष्टी लिपि में हैं। अशोक के अभिलेखों की भाषा आमतौर पर प्राकृत थी। अशोक की कुछ राजाज्ञाएं यूनानी भाषा में थी और अफगानिस्तान में खुदवाई गई थी। तो बी स्टेटमेंट जो है कि गलत हो जाएगा। अधिकांश राजाज्ञाएं इसकी खरोष्टी नहीं बल्कि ब्राह्मी लिपि में मिलती हैं हमको। अगले प्रश्न की ओर चलें। अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? वह इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था। बिल्कुल सही है। इसकी इच्छा थी कि विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में शांति और सौहार्द से रहें। उसने युद्ध न करने का वचन दिया था। उसने धार्मिक अनुष्ठानों में पशुओं की बलि देने पर प्रतिबंध लगाया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध था वो। देखिए यहाँ पर इस स्टेटमेंट को फिर से पढ़िए। अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य नहीं बल्कि यहाँ पे होना चाहिए था असत्य, क्योंकि इसके तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बल्कि पहला स्टेटमेंट बस गलत है कि वो इंसानों और पशुओं की हत्या पर रोक लगाने के विरुद्ध नहीं था, बल्कि इसको रोक लगाने के ही समर्थन में था। तो यहाँ पर असत्य पूछा जाएगा, सत्य नहीं। यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ असत्य पूछा जाएगा।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलिए। मौर्यकालीन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसकी पहचान कीजिए। अशोक की राजाज्ञाएं चट्टानों और बलुआ पत्थर के ऊंचे स्तंभों पर खोदी गई थी। प्रत्येक स्तंभ के सिरे पर हाथी, सांड, सिंह की प्रतिमा बनवाई गई थी। दोनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 1 और 2। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया कि एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए, किस प्रकार योजनाबद्ध रूप से राजस्व, जिसमें भू राजस्व सम्मिलित है, संग्रह करना चाहिए, धन अर्जित करना चाहिए तथा अर्जन की विधि सीखनी चाहिए, एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की कला सीखनी चाहिए। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जा सकता है। इसीलिए अर्थशास्त्र की जो पुस्तक है वो अर्थशास्त्र से नहीं बल्कि राजनीतिक विषयों से संबंधित है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। मौर्य साम्राज्य 100 से कुछ अधिक साल तक टिका रहा। अशोक की मृत्यु के बाद वह छिन्न भिन्न होने लगा। मौर्य साम्राज्य के विघटन के प्रमुख कारण कौन से थे? सत्य कथन की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट इसके सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन जो है कि सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सातवाहनों के वंश परिवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातकर्णी प्रथम का कलिंग नरेश से युद्ध हुआ, इसे पश्चिम का स्वामी कहा जाता था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने दक्कन में सातवाहनों के राज्य को शक्तिशाली बना दिया। सातवाहन राज्य समृद्धशाली था तथा इसका प्रशासन अच्छा था। तीनों ही स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। बौद्ध स्मारकों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है। स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्मारक होते थे और इनके भीतर बौद्ध और बौद्ध भिक्षुओं के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। स्तूपों के समीप विहार होते थे जहाँ भिक्षु रहते थे। अमरावती का स्तूप व्यापारियों तथा भूस्वामियों द्वारा दिए गए दान से बना है। बौद्ध विहार नगरों से दूर बनाए गए थे। डी ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दक्षिण भारत के 3 राज्यों चोल, पांड्य और चेर की जानकारी संगम साहित्य के स्रोतों पर आधारित है। संगम साहित्य के अनुसार इनमें से कौन सा कथन असत्य है? चोल, पांड्य, चेर अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, यह बात सही है। केरल के राजाओं में नेंडू चेरलादन को एक महान वीर समझा जाता था। संगम साहित्य की कविताओं में चोल, पांड्य, चेर के युद्धों की जानकारी मिलती है और इस साहित्य की कविताएं संस्कृत में लिखी गई हैं। तो जी नहीं, इसकी कविताएं जो है कि संस्कृत भाषा में नहीं लिखी गई हैं। यही स्टेटमेंट यहाँ पे गलत माना जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। चलिए, तो ये थे आपके टॉप 25 MCQs और इसका एक आखिरी पार्ट आएगा जिसके साथ क्लास 6 की NCERT पुस्तक हिस्ट्री की कंप्लीट हो जाएगी। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।